गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। कल हमने देखा था कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। यद्यपि इस न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु लिखित संविधान, संघात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, इन सब के कारण भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था स्थापित है या सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की इस व्यवस्था के कारण कुछ आलोचना का शिकार होना पड़ा, जिसमें पहला है इसके रूढ़िवादी निर्णय। यद्यपि हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सामाजिक, आर्थिक, समता, न्याय, विकास के लक्ष्य को अपने निर्णयों में पर्याप्त महत्व दिया था, परंतु इस सब के बावजूद उसका रूढ़िवादी निर्णय भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोलकनाथ विवाद, बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के मामले में रूढ़िवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कानूनों के संबंध में भी ऐसे निर्णय दिए गए जो कि न्यायिक प्रगतिशीलता के प्रतिकूल थे या उसने अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि चूंकि न्यायाधीश उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं, अतः वह उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसकी दूसरी आलोचना है संसद जन इच्छा का प्रतिनिधि। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। चूंकि वे जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वह इन कानूनों को अस्वीकार करे, रद्द करे, इनमें संशोधन करे, क्योंकि यह प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही साथ में न्यायिक पुनरावलोकन के कारण न्यायालय के कार्य में अनावश्यक वृद्धि होती है। न्यायालय में वैसे ही अनेकों मुकदमे लटके हुए रहते हैं। आम जनता न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले अनावश्यक विलंब से पहले से परेशान रहती है। न्यायालय के प्रति उसकी आस्था कम होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने मूल कार्य को छोड़कर न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करने लगती है, जिसके कारण न केवल अनावश्यक संघर्ष होता है, विलंब भी होता है और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में अनावश्यक तनाव और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस अनावश्यक संघर्ष का एक प्रमुख कारण न्यायिक पुनरावलोकन का होना है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्यायिक निर्णयों पर राजनीति भी होने लगती है। विपक्षी दल अनावश्यक रूप से सही कानूनों को भी न्यायालय में ले जाते हैं, जिसके कारण जनता की न्यायिक निर्णयों पर आस्था कम होती चली जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन के कारण प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अनेकों बार विवाद के घेरे में आ जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए अनेकों बार गलत न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का भी प्रयास करते हैं। इनके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के कारण समरूपता का अभाव आता जा रहा है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, न्यायालय उसे रोकने की कोशिश करता है और अनेकों बार न्यायिक निर्णयों में निरंतर परिवर्तन होता जाता है, जिसके कारण स्थायित्व या समरूपता में कमी आती है। इनके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के कारण वह अनेकों बार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण भी करता है। न्यायालय का काम विधि की व्याख्या करने का या न्याय देने का है, परंतु वह न्याय देने के स्थान पर अपने मूल कार्य को भूलकर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, जिसके कारण न्यायिक सक्रियता में शिथिलता आती है। न्यायपालिका के प्रभावशाली हो जाने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने कामों को अनेकों बार सही समय पर भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके कारण न्यायालय अपने
मूल काम जो कि न्यायिक पुनरावलोकन का है उसके बजाय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में लग जाता है और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। इन सब के साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप विधि या राजनीतिक व्यवस्था में अनिश्चितता के माहौल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका कानून बनाती है परंतु यह निश्चित या तय नहीं होता है कि वह कानून लागू भी होगा या नहीं होगा। तो इस अनिश्चितता के माहौल को रोकने के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की जाती है। ये थे न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के कारण। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की इन कमियों के बावजूद भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसका विशेष महत्व या योगदान भी रहा है, जिसमें पहला योगदान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्थापित करने में न्यायिक पुनरावलोकन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे ही कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन उन्हें अपने क्षेत्र में सीमित करता है, उनके द्वारा निर्मित गलत कानूनों को रोकने का प्रयास करता है, जिसके कारण कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया स्थापित होने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। इसके साथ ही साथ न्यायालय संविधान की व्याख्याता तो करता ही है, वह व्याख्याता करने के साथ ही साथ में संरक्षण के भी अपने दायित्व को पूरा करता है, जिसके कारण संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है और संविधान की रक्षा करने में न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्यायालय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को निरंकुश होने से रोकता है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को किसी एक वर्ग या किसी विशेष लोगों को विशेष अधिकार या सुविधाएं देने से रोकता है। उनको निष्पक्ष कार्य करने के लिए, अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए विवश करता है। तो कार्यपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के कारण कार्यपालिका व व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में चूंकि संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था में राज्य चूंकि केंद्र सरकार से, संघ सरकार से कमज़ोर होते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि कहीं संघ सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करे, उनकी स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर दे। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संघात्मक व्यवस्था की रक्षा होती है। राज्यों के आपसी विवाद हो या संघ और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद हो, या संघ सरकार का कोई ऐसा कानून हो जो राज्यों की स्वतंत्रता या उसके अस्तित्व के लिए संकट है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा राज्यों की रक्षा होती है। इन सबके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के कारण मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हुई है। मौलिक अधिकार संविधान के प्राण हैं, अपरिहार्य हैं, मानव के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, और इन मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अतिक्रमण का निरंतर भय बना रहता है। फलतः न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा इन मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। 1980 की जो मिनर्वा मिल्स विवाद था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती है, वह मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। अतः मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायिक पुनरावलोकन का एक विशेष महत्व या योगदान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के कारण यह सही है कि कानून में अनिश्चितता रहती है, अस्पष्टता रहती है, अनावश्यक विलंब भी होता है, और अनेकों बार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच में संघर्ष तथा विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। परंतु इतना सब होने के बाद भी न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न केवल अपने क्षेत्र में सीमित रहती हैं, अनेकों बार जल्दबाजी में बने हुए किसी कानून को या किसी कानून में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या गलती रहने की स्थिति में न्यायालय व्यवस्थापिका के तीसरे स्तंभ की तरह से न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है,
वह संविधान की रक्षा करता है, वह संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करता है, वह विधि को स्थापित करता है और संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा करता है और न केवल उनकी रक्षा करता है, देश में शांति एवं व्यवस्था या एक जनता को संतोषमय माहौल में अपना विकास करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ने भारत में यह सही है कि अनेकों बार कुछ प्रगतिशील कानूनों को रोकने का प्रयास किया है, परंतु अंततः इसने संविधान की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व का भी पालन किया है। नमस्कार, कल हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। न्यायिक पुनरावलोकन के साथ ही साथ वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक नई प्रवृत्ति का जो उदय हुआ है वह है न्यायिक सक्रियता। और न्यायिक सक्रियता एक नई अवधारणा है जिसका कि संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, परंतु वर्तमान समय में विभिन्न संगठनों के प्रयास स्वरूप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता का न केवल उदय हुआ है बल्कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वह एक सक्रिय भूमिका भी निर्वाह कर रही है। तो कल हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।